अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर से। नादरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल बिलाखिर ख़त्म हो रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला का इंतखाब किया गया, जिसमें मरीम नवाज़ 220 वोट लेकर पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के बगैर ही सेक्रेटरी को कार्रवाई की हिदायत कर दी। राय शुमारी मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि मरीम नवाज़ ने 220 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले आफ्ताब अहमद खान कोई वोट नहीं ले सके। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं और MKM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है और 158 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 112, MKM के 36 अरकान ने हल्फ लिया। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। और दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली का 12वीं असम्बली का पहला इजलास 28 फरवरी 2024 को सपहर 3 बजे तलब किया गया है। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान जमाली मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ लेंगे और उन्हें कानून साज इदारे में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सूबाई असम्बली का इजलास 28 फरवरी 2024 बरोज़ बुध सुबह 11 बजे तलब किया है, जिसमें अरकान के हल्फ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और हल्फ और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक असम्बली इजलास न बुलाने का फैसला कर लिया और इस मामले पर निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर इजलास नहीं बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत में हो जाएगा। ये थी आज तक की पूरी डेवलपमेंट। अगर पूरे पाकिस्तान की अगर सियासत को देखा जाए तो एक पूरी हलचल सी थी। हर तरफ एक ज़ोर चल रहा था सियासी पार्टियों का कि किस तरह से सियासत बनेगी, कि लोग बड़े परेशान थे कि हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी। महंगाई ने अपना ज़ोर लगाया हुआ था, टेररिज्म ने अपना एक ज़ोर पकड़ा हुआ था। इस सारी सूरत हाल आखिर ख़त्म होने जा रही है। इसी सारे सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमने दावत दी है। हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे नुमान अकरम साहब, जो कि एडवोकेट और तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं काजी अहमद अकबर रहनुमा है PTI, उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर अकील साहब हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार अली साहब जो कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनसे भी बात करेंगे इस सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरा सबसे पहले जो सवाल होगा जी वो PMLN से होगा। एक तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपको मुबारक हो, आखिरकार पंजाब में आपने हुकूमत अपनी बना ली, अब आपकी नज़रें वफाक पे हैं और बलोचिस्तान पर भी हैं। जाहिर सी बात है आपके पास साथ अभी पीपल्स पार्टी भी आपके साथ में है। सवाल ये है कि अगर पहली तो ये सबसे बड़ी बात करिएगा कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जिसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जाहिर सी बात है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो पहली बार यह हल्फ ले रही हैं और एक उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो है पंजाब के अंदर उनके मुंतज़र हैं। और आप क्या समझते हैं कि वो उनकी कॉम्पिटेंस जो है वो इस वक्त इस लेवल की है कि पंजाब के जो चैलेंजेस है वो इससे कम्पीट कर पाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से नामजद वज़ीर आला और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और पंजाब की अवाम ने करते हुए असम्बली ने एतमाद करते हुए आज वज़ीर आला किया मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक नए दौर उन्होंने किया है और एक रोड मैप जो दिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, अब आपके सामने है। और पंजाब के मामले देखा है कि नौजवानों के तलबात के लिए अलावा सरकारी स्कूल्स के ऊपर बात हुई, इसके अलावा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, जहाँ पे एजुकेशन बात हुई, जहाँ पे जो स्पेशल बच्चों की बात हुई, जहाँ पे उसके बाद सालों की बात, जहाँ पे IT सिटीज की बात हुई। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, सिर्फ ख्याली दावे नहीं किए गए और ये अमली ड्रामा इंशाल्लाह इसको पहनाया जाएगा और बड़ा क्लियर रोड मैप दिया है। और आज ही आपने देखा कि उन्होंने एक सरप्राइज का भी किया है। तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि हम कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी होती है और हम कारकर्दगी की बात करते हैं, ना सिर्फ और कट्टे और बच्चे और मुर्गियां और ये तमाम चीजें, ये ना तो बुजदार वाली हुकूमत है, नहीं है ये इमरान खान की हुकूमत है। ये हुकूमत है जो अपने अमल से, अपने काम से दिखाना जानती है और बताना जानती है। हमने पहले भी किया और इसका भी करके दिखाएंगे। तो उनकी कॉम्पिटेंस पे हम तो कोई ऐसी बात है और वो फुली कॉम्पिटेंट है
वैसे साहब आपकी थोड़ी सी, वैसे साहब गुस्ताखी माफ, आपकी थोड़ी सी ना आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। एक बार दोबारा आप कनेक्ट करते हैं, दोबारा आपसे ना इसी सवाल के ऊपर दोबारा बात करूंगा, क्योंकि आवाज़ आपकी कट कट के आ रही है, चूँकि सामीन को भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं एक बार दोबारा प्रोड्यूसर साहब ज़रा काइंडली दोबारा उनसे कनेक्ट करिए, हम इनसे भी बात करें। लेकिन इस दौरान हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं काजी अहमद अकबर साहब जो रहनुमा है PTI। जनाब काजी साहब फरमाइएगा, आखिरकार पंजाब के अंदर आज एक डेवलपमेंट हो गई है, PMLN ने अब बाकायदा तौर पे अपना हल्फ ले लिया है, और ये बताइए कि अब आप लोग वहाँ पे सियासत का जो एक नया रुख है, वहाँ पे आप लोगों का क्या किरदार आप देख रहे हैं? कि अगर जैसी बात है, आपने जिन पार्टी के साथ इलाक़ किया है उसका भी एक मैंडेट होगा, आप लोगों के पास भी एक मैंडेट है, तो आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर, आपका क्या रोल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हम लोगों ने वॉकआउट किया पंजाब असेंबली के सेशन से, और हमने वोट नहीं डाला चीफ मिनिस्टर के लिए। उसकी बुनियादी वजह क्या है, इसको समझने की जरूरत है। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बार बार स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे जो MPAs हैं उनको, मेंबर्स को, ऑनरेबल मेंबर्स को असेंबली में आने की इजाजत नहीं मिल रही। उनमें सबसे पहला नाम मियां असलम इकबाल साहब का, फिर उसके बाद तारण साहब का। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको असेंबली में बुलाया जाए, वो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका हल्फ भी उठाना चाहिए ताकि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। ये जमहूरियत की रिक्वायरमेंट है। उसके बावजूद हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर हमने टोकन वॉकआउट किया। जब हमने वॉकआउट किया तो बाहर जाके जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तो उसमें हम सब ने फिर ये डिसाइड किया कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये हाउस को बिल्कुल देखें, इनको आदत पड़ चुकी है। जो नून लीग के MPAs हैं वो असेंबली में जब हमें मिलते हैं तो हम भी उनसे यही पूछते हैं, और वो आपस में भी एक दूसरे से पूछते हैं कि आप 45 वाले हैं या 47 वाले हैं। कोई पूछता है आप 8 फरवरी वाले हैं या 9 फरवरी वाले हैं। एक तो हमें समझ नहीं आती, इनके पास मैंडेट नहीं है, इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। फिर उसके बाद ये हाउस के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हम कह रहे हैं कि जी आप हमें मियां असलम इकबाल साहब को और उन तारण साहब को बुलाया जाए, स्पीकर का इख्तियार है ताकि इस हाउस का डेकोरम पूरा हो सके। फिर उसकी हमारी रिक्वेस्ट से ये थी कि हमारी 27 सीटें बनती हैं, वो 27 सीटें जब तक नहीं हो जाती उस वक्त तक हाउस पूरा नहीं होता। और इसी बात पे आप देख रहे हैं कि मरकज में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी स्टैंड लिया हुआ है कि अभी तक हाउस कंप्लीट ही नहीं है, तो मैं इजलास कैसे बुलाऊं? लेकिन आप हर चीज, लेकिन आप ये देखिए कि आप ये बताइए, ये फरमाइएगा कि अब ये बताएं कि ये जो आपका जो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें वो आप लोग अब तैयार हैं ताकि वफाक के अंदर आपको कोई जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर कोई जो है ना मजीद किरदार वफाक के अंदर भी आपको सूरत नजर आएगी? जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तो आपको पता है शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, उसके नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल हो चुके हैं, उनकी स्क्रूटनी भी हो चुकी है। वो तो हम भरपूर तरीके से करवाने जा रहे हैं ताकि सबको तसल्ली हो जाए एक दफा। बिकॉज ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली जमात है कि जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो हर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जिस किस्म का धांधला, और धांधला भी नहीं, मैं कहता हूं जिस किस्म की दिन दिहाड़े डकैती इस 8 फरवरी के इलेक्शन में की गई, उसकी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन इसकी परवाह जरूर थी कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। लेकिन नहीं, इसके साथ ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ठीक कर देंगे इंशाल्लाह ताला, इनकी तसल्ली करवा देंगे। काजी साहब, सवाल ये है ना कि देखिए, जहाँ से ये लोग PMLN में कहते हैं कि जहाँ पे आप जीते हैं वहाँ धांधली नहीं है, जहाँ पे आप हारते वो कहते हैं KPK में देखें आप जीते हैं तो वहाँ आपको धांधली नज़र नहीं आती, यहाँ पे आपको धांधली नहीं आती है। वो उनका पॉइंट भी एक तरफ से देखें, वो कहते हैं जी यहाँ पे इनकी सीटें देखें, जहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये जहाँ जहाँ इन लोगों को सपोर्ट हासिल थी वहाँ पर लोग विन किए हैं, और जो हारे हैं वो मान नहीं रहे। तो ये कोई एक पॉजिटिव साइन तो नहीं है, जहाँ पर हारा है वो तस्लीम करिए, ताकि देखिए आगे भी तो सियासत ने बढ़ना है कि यहीं पे रुका रहना है कि जी हम आप जारी बात है, एक नेक्स्ट स्टेप है, लोग आ चुके हैं, इस मुल्क ने भी तो चलना है कि सियासत के अंदर अगर टकराव होता रहेगा तो आगे किस तरह बढ़ेंगे हम लोग? आवाज आ रही है? देखें, यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है। KPK में भी 2 सीटों के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप फॉर्म 45 को फॉर्म 47 आप मैच करें। असल तो जो डकैती की गई है वो पंजाब में की गई है, कराची में की गई है। कराची में आप देखें MKM को 17 सीटें दे दी, जो कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास तो 17 कैंडिडेट नहीं थे, उनको 17 सीटें कहां से दे दी गई।
पंजाब में आज हमारे 48 एमपीएस ने अपने फॉर्म 45 जो है वो पेश किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हम ये सीटें जीत चुके होंगे। लाइकवाइज मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल देता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट की दोनों सीटें नेशनल असेंबली की 65 हजार की लीड से हम जीत चुके थे। फॉर्म 47 चेंज कर दिया गया। तो असल जो कार्रवाई डाली गई है और जो करकमा मचाया गया है वो सारा पंजाब में मचाया गया और इनका टारगेट ये था कि पंजाब में किसी तरीके से कानून की गवर्नमेंट लाई जाए और फिर वफाक में एक हंग किस्म की पार्लियामेंट लाई जाए ताकि कोई बंदा मत लेने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, मैं काजी साहब मैं दोबारा जरा ये एक सवाल करूंगा बैरिस्टर अकील साहब से। आपका भी हल्के के अंदर ऐसा ही मामला हुआ था, जैसे ही कह रहे हैं कि जी तो आप तो क्लियर हो चुके हैं गालिबन और अब एक आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ये बताइए कि अब पंजाब के अंदर आपकी क्या बात चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, क्या कितनी सीटें उनको तकसीम की जाएंगी? जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपका एक पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ होगा। जी, पंजाब में जो है वो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला उस हद तक नहीं हुआ और सिर्फ ये वफाक की हद तक सारी सिचुएशन हुई है, क्योंकि पंजाब में बातें चल रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी पंजाब में। और जिस तरह ये बात आपके दूसरे पार्टिसिपेंट ने की कि पंजाब में सीटें दे के और पंजाब में और कराची में सीटें दी गई हैं, तो क्या फैसलाबाद और गुजरांवाला क्या पंजाब में नहीं आता? वहां से इतने बड़े बड़े हमारी पार्टी के स्टॉलवर्ड्स और इतने मंजे हुए लीडर जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये पता नहीं कहाँ की धांधली लेके यहाँ पे आ गए हैं और अब केपी में तो उनको नजर नहीं आती, जहाँ पे हमारी भी रिजर्वेशन है कि केपी में धांधली हुई और उसके अलावा आइसोलेटेड केसेस और भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये 2018 में 4 दिन जब रिजल्ट रुका था, आरटीएस बिठाया था, उसके बाद इनकी क्लियर मेजोरिटी आई थी, तो वो तो उनको याद नहीं है। इनको कासिम सूरी साहब की स्टे ऑर्डर की प्रोसीडिंग्स तो याद नहीं है। 4 साल उन्होंने एज डेप्यूटी स्पीकर गुजारे स्टे के पीछे छुप के। तो ये अदालतों की बात करते हैं, तो हम भी तो अदालतों की बात कर रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि अदालतों में जाएं, लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, जो कि किया भी हुआ है, और उसके साथ ये कम अज कम लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, और कम अज कम जो 180 दिन में ट्राइब्यूनल्स का फैसला होना है वो फैसले आ जाए सामने, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये पता नहीं कहाँ से धांधली कर, जहाँ पे जीते हैं वहां पे तो धांधली नहीं हुई, जहाँ से हारे हैं वहां पे कहते हैं धांधली हो गई। ये क्लासिक क्लियर एग्जाम्पल है इनकी। ये इनका जो अवाम की आंखों में धूल झोंकने का स्टाइल है वो ना 18 में बदला था, ना 13 में बदला है अब था, और अब ना 24 में बदला है। तो ये एक ही उसी तसलसल से ये अवाम के सामने फ्रॉड करने के चक्रों में। अच्छा, मैं ज़रा यही सवाल रहा जुल्फ़िकार अली साहब से, जिनका ताल्लुक जो है ना बलूचिस्तान से, फरमाइएगा कि अब अगर पंजाब और केपी के यहाँ तक देखा जाए तो और सिंध के तो कुछ न कुछ सूरत हाल बनती नज़र आती है। बलूचिस्तान के अंदर देखें तो पीपी और PMLN का भी एक फार्मूला तय हुआ था। आप क्या देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है, इससे सूबा आगे बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो बाप पार्टी का एक अरसे तक ना सियासत में बड़ा रोल रहा है, इस दफ़ा वो डिस्पर्स हुई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जा मिली है, बड़ी सियासी पार्टियों के साथ, और इसका अगर फार्मूला बनता है तो ये अगर वहां की लोकल लीडरशिप नहीं होती, अगर बड़ी पार्टीज वहां पे रूल करती हैं, तो इसको सूबे को फायदा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उमर सैफ साहब, और मेरे साथ जो दीगर फाजल साथी हैं, मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली मुबारकबाद दूंगा आज बैरिस्टर अकील साहब को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। PDM पार्ट 2 की पंजाब हुकूमत की मैं मुबारकबाद दूंगा। और मेरा ख्याल में काजी साहब ने जब अभी फरमाया कि फार्म 45 या 47 का पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी को पता नहीं है, मैं बहैसियत पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं उनकी तमाम बातों को यहाँ एंडोर्स करूंगा। किसी को भी पता नहीं है। मैं खुद भी 263 से इलेक्शन लड़ा, जब मैं उमर ज़ैब साहब, जब हमारी फार्म 45 तो फिर हमें मिला ही नहीं है, 3-4 दिन बाद जाके मिला। 47 का तो 3-4-5 दिन यानी कि 1 हफ्ते बाद जाके हमें मिला। तो मैं तीसरे नंबर पे था, मैं हार गया। मैं तो अपनी हार को तस्लीम करके मैंने तो मैदान छोड़ दिया। जो हमारा 7वें नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बंदा आ रहा है, हाजी जमाल शाह कक्कड़, वो जीत गया। अभी आते हैं सर आपके सवाल की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर जो लोकल सियासत है, मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँ कि इस वक्त जो थ्रू आउट 2 पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियों ने, जिन्होंने अपने आप को सेलेक्ट करवाया, इलेक्शन नहीं हुआ, मैं इसको सिलेक्शन बोलूंगा, ठीक है।
यहाँ पर भी मोस्टली तकरीबन यही हो रहा है। बंदरबांट जो वफाक में हो रही है या पंजाब में होगी, यहाँ पर भी एज इट इज सर उमरज़ेब साहब, यहाँ पर भी यही होगा। और मैं आपको बता दूं कि दे आर गोइंग टू टेक अ वेरी डेंजरस डिसीजन, क्योंकि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ जब तक आप लोकल पार्टीज को, लोकल जो अरसा दराज से यहाँ पर जिन जिन लोगों को आपने अवाम ने मुंतखब भी किया और एकोमोडेट भी किया, इस दफा उनको थोड़ा सा दीवार के साथ लगाया गया, तो ये लेग पुलिंग करीब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मोस्टली इस वक्त जो 2-3 नाम चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, उनमें सरफहरिस्त जो है ना तकरीबन वो है, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़हूर फरीदी साहब हैं, और सरफराज मुफ्ती साहब हैं, और जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, और शायद नून लीग की तरफ से भी कोई ना कोई डेफिनेटली इनका होगा। लेकिन सर ये अगर देखें तो वहाँ बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, इस सियासत के अंदर बहुत पुराने हैं और इन्होंने बड़ी खिदमत की है बलूचिस्तान ने, जो कि अवाम है उसकी। तो अगर इनमें से कोई लीडरशिप आती है और एक मैच्योर जो बड़ी पार्टीज़ हैं अगर वहाँ पर अपना किरदार अदा करती है, आप नहीं समझते एक सूबे को फ़ायदा होगा? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े सूबे जो है ना, अब बड़े बड़े मनसूबे अभी डेवलपमेंट की जो पाइपलाइन में हैं, तो इनके तजुर्बे से फ़ायदा होगा सूबे को, क्योंकि बड़े सूबों के अंदर इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है और बेहतरी के देखें सूबे, बड़े मंसूबे डिलीवर भी किए हैं। तो अगर यही सूरत हाल वहाँ पे करेंगे तो आम आवाम को तो साथ साथ डेवलपमेंट के बड़े काम करेंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा सूबे को। उमरज़ेब साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ एक बात के ऊपर करूंगा डेवलपमेंट के हवाले से, कि अगर आपका चक्कर बलूचिस्तान का लगे, मैं बलूचिस्तान सिटी से, बलूचिस्तान कोयटा से मैंने हल्का 263 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। आप यकीन माने यहाँ की जो डेवलपमेंट की जो सूरत हाल है, तो यहाँ ऐसा महसूस होता है कि हम इंडिया के किसी केरला के सूबे में जाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट्स के हवाले से ये पोजीशन है। एक बात तो ये भूल जाए बलूचिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर चीफ मिनिस्टर आता है या नून लीग का आता है स्पेशली, क्योंकि ये फ्लाइंग पर्सन है। ये देखें, आप इनका बैकग्राउंड उठा के देख लें, कल बाप पार्टी में थे, एएनपी में थे, पीएनपी में थे, कोई नून लीग में था। ये सारी पार्टियां तब्दील शुदा, ये जितने भी आप नाम मैंने आपको बताए या जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, ये पार्टियां तब्दील की हो गई, ये वही चेहरे हैं। इनका कोई भी यहाँ डेवलपमेंट के हवाले से सर काम बिल्कुल जीरो है, और अवाम ने इस दफा उनको टोटल मुस्तरद किया है। और जिस पार्टी को उन्होंने यहाँ पर मोस्टली, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर उन्होंने जो वोट कास्ट किए हैं, उसको तो यहाँ पर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर दीवार के साथ उन्होंने लगा दिया। वो कि मैं आपको क्लैरिफाइड कर दूं, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं वो बयान करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सरासर ज्यादती हुई है। ये ना मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, मैं ज़रा नुमान साहब से सवाल करूँ। नुमान साहब, अगर देखें ये जो अभी सारी सिचुएशन देखें तो पार्टीज़ के अंदर एक बड़ा टकराव नज़र आता है। ऐसी बात है कि अभी कोई पार्टी तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जी यहाँ पे वो आ रहे हैं, सिचुएशन बनती नज़र आती है। आप क्या देखते हैं, जैसे सदर साहब का जो एक रोल था कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत अगर वो कहते हैं कि 21 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाते तो ऑटोमेटिक 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा। अब ये अगर सदर साहब के लिए जाते हुए एक ये प्रेसिडेंट सेट कर देते कि जी वो एक मुनासिब तरीके से बुला लेते, सिचुएशन बन जाती, और उससे ये होता कि पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती, तो बेहतर नहीं था? जी उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपने जो पहले बात की है, बड़ी प्यारी बात की है कि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद भी जो पार्टीज़ हैं उनका आपस में टकराव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं ना मानूँ कि जो सियासत है, मेरा ख्याल है इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जो एक लीगल प्रोसीजर है वो तमाम पार्टीज़ ने अडॉप्ट किया हुआ है, वो चल रहा है। जिस तरह बैरिस्टर अकील साहब ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया है कि जो भी लीगल फॉरम्स हैं वो आपने उनको यूज़ करें और साथ साथ ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसको चलने दें। तो मैं ना मानूँ कि जो सियासत है इसको तमाम पार्टीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, और ये मुल्की मफाद में है। अदरवाइज़ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये सियासतदान अब ये समझते हैं कि हमने इस मुल्क को चलने नहीं देना। अगर ये सियासत, ये टकराव की सियासत नहीं ख़त्म होगी तो ये मुल्क तो जो है पहले ही ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है कि इसके हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं।
अब एक आइनी बहरान पैदा हुआ था कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। चीफ जस्टिस के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंटरवीन करके 8 फरवरी की डेट दी। 8 फरवरी की डेट मिलने के बाद इस इलेक्शन को मतराज़ा बनाने की कोशिश की गई तमाम सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन बिलावल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले जो है वो पार्टी की कैंपेन लॉन्च की और वो पहले दिन से कहते रहे कि ये इलेक्शन होगा और ये होके रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन होने के बाद की जो सूरत हाल है उसमें तमाम रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए हैं। जिन लोगों के इश्यूज़ थे वो इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं। बाकी तमाम लोगों को जब चाहिए कि ये जो ना मानू की सियासत है इसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क आगे जा सके। दूसरी बात जो अभी आपने की कि सदर साहब को कौमी असम्बली का जो है वो सेशन कॉल कर लेना चाहिए ताकि ये जो फेडरल की गवर्नमेंट है इसका भी सारे मामलात को तय किया जा सके। वो आइन का आर्टिकल 91 बड़ी वाज़े है जिसमें लिखा गया है कि इलेक्शन के 21 डेज़ के अंदर अंदर आपने जो है वो असम्बली का जो सेशन है वो कॉल करना है। अगर आप उसको कॉल नहीं करते तो जो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली है वो अथराइज़ है, वो इसको कॉल कर लेगा और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि 29 को इस बहरान से भी हम बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं बैरिस्टर अकील साहब जो कि नौजवान ब्लड हैं माशाल्लाह, फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट होकर नेशनल असम्बली में आए हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को इस बात की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये पहली खतून है पाकिस्तान की तारीख में, पहली खतून है मरियम नवाज जो वज़ीर आला CM बनी है। तो ये बहुत बड़ा दिन है नून लीग के लिए भी और मरियम नवाज साहबा के लिए भी और जो PMLN की लीडरशिप है उनके लिए भी। बिल्कुल, इसके अंदर के देखें तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी कि अगर आप पीपल्स पार्टी ने के पास ये है कि बेनज़ीर साहिबा जब बनी थी तो पहली वज़ीर आज़म बनी थी। मुस्लिम लीग नून के पास देखें तो ये बहुत बड़ा एक है कि आप वज़ीर आला का ओहदा वो संभाल रही हैं। ख़वातीन का जो किरदार है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी बात है कि चलें एक नई सोच, अगर कहीं भी लीडरशिप, ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी मुल्क को लीडरशिप की ज़रूरत होती है, नई सोच आएगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर देखें तो पुरानी पॉलिटिक्स के जितने भी लोग हैं वो लोग एक साइड पर हुए हैं। और मैं यही बात बैरिस्टर अकील साहब से करूंगा। बैरिस्टर साहब, ये जो एक बात पाई जाती है कि जी इंतकाम की सियासत अभी तक पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर कहीं ना कहीं रहती है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो मरीम साहिबा ने भी कहा है कि जी मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, तो आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन जो उन्होंने बात की है वो अमली तौर पे आप अपनी पॉलिटिक्स के अंदर करते नजर आएंगे? क्योंकि माजी में भी लोगों ने यही देखा कि जब वोट दी थी PTI को तो एक वही सिचुएशन रही, पूरा जो 3-4 साल अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की सियासत पे बातें होती रही। आप अगर देखें तो आपके पास और सिर्फ अगर सर्वाइवल है तो यह है कि मुस्तकबिल की सियासत का तयन करें, जो मेजर चैलेंजेस जो आपने मंशूर दिया है उसके ऊपर काम करें। तो आप ये समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दोनों मेरे जो भाई हैं, दोनों पार्टिसिपेंट्स, उनका शुक्रगुजार हूँ और मशकूर ममनून हूँ, मुबारकबाद पेश की। और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहली खातून बनी थी और आज हमारे लिए ये एक ईद का समान और ईद का दिन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला जो है वो एजाज़ हमारी पार्टी को हासिल है और हमारे लीडर को हासिल है। तो उसके जहाँ तक आपने बात की कि इंतकाम की सियासत, तो हमने पहले भी कभी इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखा। हमने हमेशा खिदमत की सियासत की है, हमने हमेशा इज्जत की सियासत की है। और आज जो तकरीर थी मरीम नवाज साहिबा की, उन्होंने वाज़े तौर पे उनका दो टोक मौक़िफ़ था कि जिसने मुझे वोट्स नहीं दी और जिसने वोट्स दी हैं पूरे सूबे पंजाब में, मैं उनकी वज़ीर आला हूँ और मैंने बिला तफरीक अबाव एनी पार्टी लाइन जो है मैंने अवाम की खिदमत के लिए काम करना है और पूरे पंजाब में काम करना है। और उसके लिए उन्होंने रोड मैप भी दिया और वाज़े तौर पे बताया कि जो नौजवानों के लिए काम करना है, जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम करना है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है और जो इक़दाम हमने हंगामी बेसिस पे हमने करने हैं उसका रोड मैप एक तयन किया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपनी पार्टी लीडरशिप से भी और यकीन रखता हूँ कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात इसमें सुरखरू करेगी और
इस्तकामत जो है हम रखते हुए आवाम की खिदमत करेंगे। और इंतकाम का ना तो हमने पहले कभी सोचा है और ना ही हमारी इतनी छोटी या इतनी ऐसी फस्तानियत वाली सोच है कि हम इंतकाम लें या हम लोगों के AC और TP उतरवाते थे, या जिस तरह पहले आपने देखा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स आप पिछले कुछ ज्यादा देर पहले बात नहीं है, आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने कहा जी मैं इसका AC उतरवा दूंगा और मैं TV उतरवा दूंगा और मैं ये पंखा बंद करवा दूंगा, तो हमारी ये सोच नहीं है। हम बड़े अबव दीज थिंग्स और हम हमेशा से अपने काम की और कारकर्दगी के ऊपर बात करते हैं, जो कि अभी भी हमारा नस्बुलैन है, और हमने उसी को सामने रखे आवाम की खिदमत करनी है, अपने सूबे की खिदमत करनी है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है। मुल्क की खिदमत करनी है। मैं ज़रा ये काजी अहमद साहब से बात करूँगा। काजी साहब ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब ने भी कहा है कि जी वो आज़ाद हैसियत से जो है ना वो वज़ीर आला की जो है ना इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो क्या ऐसा वजह बनी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आप के नाम पे आप आगे क्यों नहीं वज़ीर आला के तौर पे आगे आए? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है, तो जो लोग हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली है, उनके लिए फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि वो अपना जो पार्टी का इलेक्शन है इंट्रा पार्टी वो लड़ सकें। इस वजह से कि पार्टी क़यादत ने फैसला किया था कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कुछ सूबे का ओहदा या मरकज का ओहदा लेने जा रहे हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने भाई बैरिस्टर अकीब साहब को ये कहना चाहता हूँ, उमर साहब टीम आप तैयार करें, 5 हल्के फॉर्म 45 वाले मैं बताऊंगा, आप इसका टीम लेके चलें, एक एक बंदे से वहां जाके आप सर्वे करें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये बड़ा फर्क है, बेनजीर भुट्टो शहीद ने जब अपना वोट दिया था तो वो एक मैंडेट के साथ आई थी और एक मसलाहियत को बर्दाश्त करने के बाद, मार खाने के बाद उनकी जमात हुकूमत में आई थी। ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, ये कहते हैं वी हैव रिजन अबव दीज इश्यूज। पिछले 10 महीने जो इन्होंने PTI के साथ किया है, इन्होंने हमारे वर्कर्स के साथ किया है, इन्होंने हमारे घर तोड़े हैं, इन्होंने हमारी माओ बहनों की चादरें सरों से उतारी हैं, ये कैसे बात कर सकते हैं कि वी हैव रिजन अबव दीज थिंग्स? इन्होंने जिस नोयत की फस्तैयत पिछले 10 महीनों में बर्पा की है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिली। और बेनजीर के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मरियम नवाज तो मैंडेट चोर है, ये तो किसी भी लिहाज से मेरिट पे आती नहीं चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के लिए। आज आप PTI का मैंडेट पंजाब में वापस करें, आपकी तो कमेटी नहीं बनती। आप तो हमें 27 सीटें देने के रवादार नहीं है। हम शोर डालते रहे पहले सेशन में स्पीकर साहब के सामने कि हमारी 27 सीटें तो हमें वापस कर दें। लेकिन काजी साहब ये माजी में भी ऐसा होता रहा है कि अगर तो ये जो अब प्रोसेस है, एक आप जारी बात है केसेस आपके हैं इदारों के पास हैं, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ये तो अगर तो देखें 2018 में भी इसी तरह ही था, 2013 में भी इसी तरह था। ये सिचुएशन अगर रहे तो फिर सही बात है एक जगह स्टक हो जाता है मुल्क, मामलात को ठीक होने दीजिए। के बाद फॉर्म 47 अपनी मर्जी से प्रिंट आउट कर दे और फिर अगले को कहें कि आप 5 साल तुम जानो, ECP जाने और ट्रिब्यूनल्स जाने, और जब उनकी अदालतों में उनके फैसले शुरू होने वाले की बात हो उस टाइम अगला इलेक्शन आ जाए। ये इस तरीके से सिस्टम नहीं चल सकता। ये मैं ना मानू वाली बात नहीं है, ये मेरिट की बात है, ये मैंडेट की बात है। पाकिस्तानी कौम ने हमें मैंडेट दिया है। आप देखें ना, मरकज में तो ये दोनों पार्टियां हुकूमत लेने को तैयार नहीं थी। जब इनकी चाबी मरोड़ी गई सिंध में और बलूचिस्तान में तो ये तैयार हो गए मरकज में भी हुकूमत लेने के लिए। अब हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट पूरा हमें दे, इंशाल्लाह ताला हम आपको मरकज भी चला के दिखाते हैं और सूबे भी चला के दिखाते हैं। मैंडेट वाली हुकूमत फैसले करती होती है मुश्किल, जो चोरी शुदा मैंडेट पे आती है वो फैसले नहीं कर सकते। उमर साहब, ये बात जितने जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतने जल्दी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये अदालतों में हमें भेजकर और अदालतों में हमारे लोगों को धक्के दिलवा कर और आप कहेंगे जी अदालतें काम कर रही हैं, कौन सी अदालतें काम कर रही हैं मुझे बताइए। यहाँ पे काजी साहब हमारे साथ रहिएगा, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार अली साहब के, जिनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि अब चूँकि JUI ने भी अपना जो है वो उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है बलूचिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि ANP और BNP अगर मिलती हैं तो कोई वहाँ पे कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को? भाई
टाइम इनको जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो सामने नजर आ रहा है तो शायद इनके हाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल जो नजरें जमाई हुई हैं अंदर बाहर वालों ने, हमारे इदारों ने भी, हम यहाँ पे क्या आपको बताएं, वो आपको इल्म में भी हुआ है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और नून लीग के ऊपर जमाई हुई है, लेकिन ये अपना फाइट जरूर करेंगे। तो आप नहीं समझते कि वहाँ की लोकल जो लीडरशिप है, जो लोग आज़ाद उम्मीदवार थे, वो अगर एक साइड पे आते हैं और ये इताद करते हैं तो इन दोनों को कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? सारी बात है कि वहाँ पे एक बड़ा नंबर है, उस नंबर में आप लोगों का अपनी भी एक पॉलिटिक्स है, और वहाँ पे ज़रा डरने वाले लोग भी हैं। सारी बात है, वो तो आप इसके साथ नहीं बनना चाह रहे, लेकिन जो लोग आ चुके हैं असम्बली के अंदर, वो अगर आप इकट्ठे होते हैं, एक साइड पे आते हैं, तो वहाँ की लोकल लीडरशिप सामने आ सकती है। जी उमर ज़ैब भाई, ऐसा है कि अगर ये आज़ाद आपस में जितने भी हैं, अगर ये इत्तेफाक करें तो फिर मेरे ख्याल में कुछ लोगों को जो है ना बड़ा टफ टाइम मिल सकता है, बिल्कुल लोकल लीडरशिप के हवाले से। लेकिन वो आप किसी के इशारे का इंतजार तो नहीं कर रहे होते वहाँ पे? जी सर, बिल्कुल, यहाँ पे तो इशारे के बगैर यहाँ चिड़िया भी पार नहीं मारती, चिड़िया बल्कि और नुमान साहब कि अगर ये जो अभी दोनों पार्टियां पीपी और नून, आप सवाल तो ये इकट्ठे तो हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने इकट्ठे होने से पहले ओवरऑल जो एक पीडीएम की एक सूरत हाल ऑलरेडी देख चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत लॉन्ग टाइम चल पाएगी? क्योंकि नवाब हसन साहब कहते हैं कि ये तो 2 साल चलेगी। देखिए उमर साहब, कुछ लोग तो इस तरह की परसेप्शन कर रहे हैं जी ये 4 माह नहीं निकालेंगे, 5 माह नहीं निकालेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर जमातें हैं, दोनों के बहुत सीनियर लीडरशिप है। अभी ये जो भी ओहदे हैं या जो भी सीट्स हैं जिनकी ये सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, जब ये सारा कुछ तय हो जाएगा तो ये इसको लेके चलेंगे। मैं आपको कुछ बात याद करवाना चाहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी को देखें 2018 के बाद, जब से बिलावल साहब बाद में इन हुए हैं तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के इमेज को बहुत बेहतर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि और नई लीडरशिप सामने आई है, एक नई लीडरशिप सामने आई है। उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। उनको जब आपने फॉरेन मिनिस्टर बनाया है तो उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं भुट्टो ख़ानदान की, और अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने जरदारी साहब के इमेज को भी बेहतर किया, पीपल्स पार्टी के इमेज को भी बेहतर किया। अभी ये सियासी स्लोगन्स थे इनके, दोनों आपस में जो इख्तलाफात थे और चीज़ें थी, अब इलेक्शन हो चुका है, इंशाल्लाह ताला दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मिल के गवर्नमेंट बनाने जा रही हैं, और ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह अपना वक्त पूरा करेगी। आप देखते जाएं, ये गवर्नमेंट जो है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा हूँ, जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, जो भी कुछ हो जाए, ये जो गवर्नमेंट है ये अपना टाइम पूरा करेगी। वैसे एक बात है कि आप नहीं देखते कि आप जैसे कि काजी साहब कहते हैं कि इनकी ज़ाहिर बात है एक सर्वाइवल की है। यूथ जो है वो इस वक्त अगर देखें बड़ी मायूस नजर आती है पॉलिटिक्स से। वो इस पैराए के अंदर देखा जाए तो ज़्यादातर जैसे काजी साहब कहते हैं जी हमारे वोटर्स हैं बड़े मुतारक हैं, जगह जगह पे ऐसी सिचुएशन बनी है। और अभी जो इदारे जहाँ पे ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है जिसमें केसेस आए हैं, जैसे उन्होंने बात की कि जी हमारे केसेस अगर आते हैं हल्फ हो जाता है और ये मामलात सेटल नहीं होते और लोग मायूस होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये प्रोसेस अगर तेज़ हो जाए, लोगों को कम से कम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो ये एक पॉलिटिक्स के लिए अच्छा निशान नहीं होगा? देखें सर, बात यह है कि उमर साहब आपने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर इस बात को दोनों पार्टीज़, तमाम पार्टीज़ मिलके एक्सेप्ट करें, अगर इस बात को ये मानना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रोसेस को तेज़ भी किया जा सकता है, इसकी अनाउंसमेंट्स ही हो सकती हैं। जिस तरह से 3 जो हलके थे इस्लामाबाद वाले, इसका फ़ैसला हो चुका है, अब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दूसरी जमात को। इसी तरह बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ NA54 से हमारे साथ लाइन पे थे, उनके हलके का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया, इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह से बाकी जितने हलके हैं जहाँ पे मसाइल हैं, उस प्रोसेस को फास्ट करके मुल्क को इस बहरान से बाहर निकाल देना चाहिए। रह गई बात, जब भी हम आपस में लोग दोस्त बैठते थे, एनालिसिस करते थे, चीज़ें करते थे, हम कहते थे खान साहब जो हैं वो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, पॉपुलर हैं, हर जगह उनका वोट बैंक है, यूथ को उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक किया हुआ है, पूरी यूथ उनके साथ है, औरतें उनके साथ हैं, बच्चे उनके साथ हैं। आने वाला मुस्तकबिल जो है 2-2.5 करोड़ वोटर 5 साल बाद मज़ीद बन जाना है, वो उनके साथ मतलब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने
जितना अहम रोल मतलब अब उनके कंधों पे जितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ी हुई है, अगर वो इसको लेकर नहीं चलते तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा, बहुत बड़ा फेलियर। काजी साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ, आपकी आवाज़ कट गई थी। ये फरमाइएगा कि अब चूँकि इन्होंने जिक्र किया कि आइंदा मुस्तकबिल के लिए आपका वोटर 2-2.5 करोड़ जो है ना, वो जाहिर सी बात है, यूथ आपके साथ है, आप सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है, आपकी टीम भी, वो लोग भी इस जो है ना वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। आप ये बताएं कि आप जिस तरह अगर ये जो मामलात हैं डेडलॉक में आ जाते हैं कि जी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी है, हमने मुस्लिम लीग नून से बात नहीं करनी है, फिर अगर आप इसी तरह सिचुएशन रही तो आप नहीं समझते कि इसमें आपका पॉलिटिक्स में रोल कम होगा, आगे नहीं बढ़ेगा? जाहिर बात है इदारों का भी एक रोल होता है, वो देखते हैं कि अगर संजीदा पॉलिटिक्स की जाए तभी आगे बढ़ने का आपको मौका दिया जा सकता है। आप एक मुस्तकबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप अगर बिल्कुल ही सियासी जमातों से भी बात नहीं करेंगे, इदारों से भी बात नहीं करेंगे, तो फिर आप उस कोई सियासत का कोई आपको फ्यूचर नजर आता है? देखिए उमर साहब, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ मुस्तकबिल नहीं, हम हाल भी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा आपको उसी बात पे लेके जा रहा हूं कि मुस्तकबिल तो चले 2-2.5 करोड़ वोटर ऐड इन होगा अगले 5 साल में, और वो आने वाला वक्त है, वो भी इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। हाल की बात भी करें तो भी पीटीआई का ही मैंडेट बनता है। और जिस तरह मेरे फाजिल भाई ने कहा, इन्होंने कहा कि जी वो इस्लामाबाद की 3 सीटों का फैसला आ गया और बैरिस्टर साहब वाली सीट का फैसला आ गया, तो जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो ईसीपी ने पहले नोटिफिकेशन मुअत्तल किए, फिर ईसीपी ने ही वो नोटिफिकेशन बहाल कर दिए। ईसीपी ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल इसलिए किए थे कि आप दोनों पार्टियों को ये इशारा देना चाह रहे थे कि बंदे ने पुत्र बढ़ जाओ तो हुकूमत बना लो। ये तो प्रेडिक्ट करें ना गाई साहब, ये तो ये मुअत्तल होना शुरू हो जाएगा। गाई साहब ये देखें, अगर आप इदारों पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। मैं जरा सरदार साहब से बात करूंगा। जुल्फ़िकार साहब ये फरमाइएगा, अब चूँकि बहुत जाहिर सी बात है सूबे के फैसला होना है, आप क्या समझते हैं कि जो अभी वहाँ पे जमातें हैं जो एहतजाज की तरफ जा चुकी हैं, तो कोई ऐसा ज़रिया मौजूद है कि लोगों को मनाया जाए, उनसे बैठ के एक कोई लायामल बनाया जाए और उनको इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जाए? जाहिर सी बात है ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो रहेंगे, लेकिन वहाँ की आवाम का भी एक मसला है, मामला तभी हल होंगे जब लोग असम्बलियों में आएंगे, हालात तभी सॉल्व होंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए उमर ज़ैद साहब, ऐसा है कि बैसियत पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं तो आपकी बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी इस वक्त इलेक्ट हो चुके हैं उसमें ख्वाह पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सियासी इख्तलाफात एक साइड पर रखकर आप अंदर जाएं, आप फोरम पे जाएं, आपके अगर कोई भी इश्यूज हैं तो उनको कानूनी तरीके से लड़ें, क्योंकि इसका डायरेक्टली साइड इफेक्ट जो है ना वो अवाम पे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इस प्रोटेस्ट को छोड़ें, ये प्रोटेस्ट आप कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए ये आप करें, भले वो पीटीआई का बंदा है। यहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी बाज लोग रो रहे हैं क्योंकि जिनको टिकटें नहीं मिली, नून लीग वाले बेचारे यहाँ पर 20-20 साल जो इनकी रफाकत थी, मेरे अपने बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको टिकटें नहीं मिली। ठीक है, और इसी तरीके से दीगर जो छोटी मोटी यहाँ की जो सियासी पार्टीज हैं, तो हम तो उनको यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के मुफाद में एक ही चीज है कि आप एक फोरम पे जाके मिल बैठकर इकट्ठे बैठें, वहां आपस में जो भी कानूनी जंग है आप उसको कानूनी तरीकाकार के साथ उसको बेशक लड़ें, ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। अब आते हैं सर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी यहाँ पे कुछ छोटी मोटी ऐसी पार्टीज हैं कि जिनके लोग आज दूसरी बड़ी पार्टीज में चले गए हैं, जिसमें सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते थे, उनसे पहले उनकी हिस्ट्री आप देख लें, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। इसी तरीके से जनाब सरफराज बुख्ती साहब हैं, उनका प्रीवियस आप देख लें, यानी कि जो बड़े बड़े नाम थे मेरे मद्दे मुकाबल यहाँ पे थे। महमूद खान अचकजई, उनकी पोजीशन भी आपके सामने है इस वक्त। ठीक है, वो भी इंतहाई नाराज हैं इस वक्त, बाकी अपने जो पीडीएम वाले उनके साथ उनसे शदीद नाराज हैं, और इस वक्त वो भी डायरेक्टली इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। जेयूआई वाले भी यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं वो डायरेक्टली इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये इलेक्शन हुई है। लेकिन हम बैसियत पाकिस्तानी में सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसी इख्तलाफात हर चीज अपनी जगह पर, लेकिन हमारा जहाँ पे मुल्की मुफाद है उनको मलूज़े खातर रखते हुए आप ये जितनी भी कानूनी जंग है आप इदारों को
अप्रोच करें, हमारी अदालतों को अप्रोच करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करें, किसी के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन असल मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारी अदालतों नहीं, यानी कि उनके ऊपर कोई इस वक्त एतबार नहीं है। मैं आपको सर मैं किसी और की मिसाल नहीं दूंगा, मैं मुर्ज़ैब भाई अपनी यहाँ पर 4 वकील हैं दोस्त, जी आप ECP में जाए सर अपना व्यक्त करूं, मैं तो नहीं 10-15 लाख रुपए तो मैं अदालत में हाई कोर्ट में जाऊँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, ये हो जाएगा देखेंगे। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये जो हुकूमत चुप है ये तो तकरीबन 12 से 15 लाख है कि ये मतलब बैरिस्टर साहब जो आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कि मुबारक हो कि अंदर कोई एक हुकूमत करे, उसके बाद अब फैसला अवाम के ऊपर छोड़ दे, वो उनको या हम भी विश कर दीगर आप कुछ कंट्रीज के आपको एक डॉक्टर पाती है। वैसे चूंकि मेरा काफी टाइम हमने देखा है कि सर पाकिस्तान हुकूमत की और हमसे वो 10 साल बाद हम 7 में थे, वो 50 में था, लेकिन सर वो उसके 60 करोड़ की आबादी है और हमारी 25 करोड़ आबादी है से आज 100 साल पीछे है। तो हमें अपने को बालाए ताक रखते हुए हमने अपने एक नौजवान हमारे बच्चों के बारे में हम बिल्कुल जी। चूँकि वक्त कम है नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान की सालमियत का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर है कि माशरे के अहम तरीन अनासर के दरमियान ग्रैंड डायलॉग हो, जिसमें सियासी क़यादत और जमातों का किरदार सबसे अहम है। सियासी जमातों का अहम तरीन फरीज़ा सियासी राब्ता साजी से होता है। अगर वो अवाम को शऊर नहीं देंगी तो इनकी शमूलियत कैसे होगी? अवाम की शिरकत ये ज़रूरी है कि इनकी तरबियत की जाए। मेरे नज़दीक अवाम और रियासत के माबैन राब्ते का सबसे मजबूत रिया सियासी जमातों को ही होना चाहिए। पाकिस्तान का क़याम सियासी अमल के नतीजे में आया और आज 76 बरस बाद पाकिस्तान के जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ इस्तेहकाम के लिए एक ऐसा डायलॉग का किरदार अदा करना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ अनासर हों और ताकि ये बटे हुए हिस्से को इकट्ठा किया जा सके, मिलकर सियासी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने ताकि आपस का टकराव ख़त्म हो और मुल्क आगे बढ़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।